हेलो एवरीवन। तो जैसा कि पिछले टर्न पे हम लोग बातचीत कर रहे थे रेजोनेंस के बारे में, और हमने काफ़ी कुछ रेजोनेंस के बारे में बातचीत कर लिया था। हमने रेजोनेंस की कई सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लिया था, उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो रेजोनेंस में कुछ जो पॉइंट्स थे मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ। और वो सबसे पहला पॉइंट जो हमने रेजोनेंस में पढ़ा था कि वो असल में डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होता है। जो सिस्टम हम रेजोनेंस का देखते हैं उस सिस्टम में हमें नजर आता है कि इट इज अ डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं या पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका बेसिकली क्या रहता है बेटा, ये डीलोकलाइजेशन रहता है। पहला पॉइंट हमने ये देखा था। फिर दूसरा पॉइंट जो आया था वो ये आया था कि रेजोनेंस सिर्फ और सिर्फ पेपर पे एग्जिस्ट करता है, वो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। रेजोनेंस कैसा कॉन्सेप्ट है बेटा, ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। इसको हाइपोथेटिकल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम जिन चीजों को इसमें इन्वॉल्व करते हैं उन सबको हम सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब आप सारी चीजों को सेपरेट आउट नहीं कर सकते तो वो कॉन्सेप्ट हाइपोथेटिकल रहता है। अगर आप साइंटिफिकली उन चीजों को अलग कर पाओ तो वो कॉन्सेप्ट फिर क्या हो जाता है बेटा, हमारा इमेजिनरी नहीं रियल कॉन्सेप्ट हो जाता है। पर यहां पर हम अलग नहीं कर पाते, इसलिए कॉन्सेप्ट हाइपोथेटिकल रहता है। उसके बाद हमारे पास आया था रेजोनेंस स्ट्रक्चर, और रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स जो होते थे वो इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स होते थे। ठीक है, और जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता था वो रियल होता था, क्योंकि यही हमें देखने को मिलता था। ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, जो इमेजिनरी जिसे हम कह रहे हैं, हम इसे सेपरेट आउट नहीं कर सकते थे, ये सिर्फ हम पन्ने पे बनाते हैं। पर ऐसा कोई स्ट्रक्चर इन रियल हम अलग या उससे सिस्टम से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती थी। इसके बाद हमने अगला पॉइंट जो देखा था वो ये देखा था कि हर एक जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो कंट्रीब्यूट करता है रेजोनेंस हाइब्रिड को बनने में। हर एक जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो क्या करता है बेटा, कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड को बनने में। तो और कंट्रीब्यूशन जो होता है, जो कंट्रीब्यूशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी स्टेबिलिटी की, यानी जितनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी उतना ज्यादा हम स्टेबल रेजोनेंस हाइब्रिड बना पाते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमने देखा था। उसके बाद मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था कि रेजोनेंस जब आप कराते हो तो सिर्फ आप पोजीशन ऑफ एटम्स को चेंज नहीं करते, वो सेम रहते हैं, उनको आप इधर से उधर नहीं लेके जाते हो। ठीक है, तो उसके आगे से हम शुरुआत करते हैं, कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं रेजोनेंस की, कुछ और पॉइंट्स देखते हैं रेजोनेंस के, तो उनको हम एक एक करके यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आइसोमर्स नहीं होते। ध्यान रखिएगा इस बात का, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर नॉट आइसोमर्स। ठीक है, दे ओनली डिफर्स इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिर्फ पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में डिफर करते हैं, ना कि पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम में। मतलब कि एटम खुद नहीं जाता, सिर्फ उसके इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली स्ट्रक्चर में कोई खास चेंज नहीं आता है। स्ट्रक्चर में सिर्फ आप देखोगे तो जो आपको इलेक्ट्रॉन है उनका चेंज नजर आएगा। ठीक है, दे विल नॉट अपीयर कि आप वहां पे कोई एटम का चेंज नजर आ रहा है, इस वजह से वो आइसोमर नहीं होते। तो ये चीज भी आपको याद रखना है यहाँ पे कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर नॉट आइसोमर। ठीक है, तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो आइसोमर्स नहीं होते, दे डिफर। ठीक है, दे differs only in position of electron, not in the position of nucleus, ठीक है, तो जो पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस है उसमें ये चीजें अलग नहीं रहती, न्यूक्लियस ऑफ द एटम्स। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है क्लियरली। ठीक है, तो जैसे कई दफा आपको देखने को मिलता है कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, मान लो कि हमारे पास एक कीटोन है, कुछ इस तरीके का ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O यहाँ पर लगा हुआ है, CH3 यहाँ पे लगा हुआ है, CH3। ठीक है, और ये टॉटोमराइज हो जाता है। टॉटोमर क्या होता है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए आप सोचिए कि वो कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर में आ जाता है जहां पर यहाँ CH2 और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है CH3। अब बहुत सारे बच्चे में से कहते हैं कि सर इसमें भी जो ये पाई वाला इलेक्ट्रॉन वाला जो बॉन्ड था, जो डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ था, वो यहां से यहां आ गया है। पर ऐसा नहीं है, आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन एक लगा हुआ था वो हाइड्रोजन यहां से निकलकर यहां चला गया है। तो यहां पर आप देख रहे हो कि एटम्स का जो है, एटम ऑल्सो
माइग्रेटेड, ठीक है, एटम भी यहां से यहां क्या कर रहा है बेटा, माइग्रेट किया गया है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के आइसोमर जरूर हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये रेजोनेंस नहीं हो सकते, क्योंकि रेजोनेंस की जो डेफिनेशन है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए बेटा, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होनी चाहिए, एटम्स की मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। यानी कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कभी भी आइसोमर्स नहीं होंगे और आइसोमर्स कभी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का काम नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि आइसोमर्स की डेफिनेशन ये होती है कि उनका फॉर्मूला सेम रहता है पर स्ट्रक्चर डिफरेंट रहती है। अब स्ट्रक्चर अगर डिफरेंट है, ठीक है, तो वो सॉरी इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से क्रिएट की गई होगी, और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से क्रिएट की गई कोई भी स्ट्रक्चर हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखती है, क्योंकि रेजोनेंस में हम एटम्स को एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाने देते, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने देते हैं, ठीक है। तो ये एक आइसोमर तो है पर ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज है, ठीक है। अगला चीज, जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, तो एक बात का आपको हमेशा ख्याल रखना है, और वो बात यह है कि जो चार्जेस हैं, ठीक है, वो कंजर्व्ड रहते हैं। चार्जेस कभी बढ़ते या घटते नहीं है, क्योंकि ओवरऑल अगर इलेक्ट्रॉन आप देखोगे तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन एक्चुअली कहीं गए ही नहीं है, वो पहले भी जितने थे उतने ही अभी भी हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, और अगर ओवरऑल इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है तो इसका मतलब ओवरऑल चार्ज भी क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट यही है कि इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जितने भी क्या होते हैं बेटा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स द चार्ज इज कंजर्व्ड, द चार्ज इज मस्ट बी, इज नहीं मस्ट बी कंजर्व, ठीक है, चार्ज जो है बेटा वो क्या रहना चाहिए, कंजर्व, ठीक है, एज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सिस्टम, जो सिस्टम है रिमेन्स कांस्टेंट, उसमें क्या रहते हैं बेटा, ये कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो मान लो कि ये CH2 डबल बॉन्ड CH है और बॉन्ड है यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब मान लो इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे पॉसिबल है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर आ जाए और ये वाला इधर चला जाए, ठीक है। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनकर आएगी, क्योंकि CH2 से कुछ जा रहा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, बॉन्ड CH डबल बॉन्ड यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH बॉन्ड CH2, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसलिए इसके पास क्या आ जाएगा, माइनस। अगर आप ओवरऑल चार्ज देखोगे, ठीक है, ओवरऑल चार्ज की बात हो रही है, एटम्स के ऊपर की चार्ज की बात नहीं हो रही है, तो यहां पर ओवरऑल चार्ज आपको जीरो नजर आएगा, और यहां पर भी जो ओवरऑल चार्ज है वो भी आपको जीरो नजर आएगा, क्योंकि एक प्लस में है दूसरा माइनस में है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे बेटा, कैंसल आउट कर देंगे। समझ में आया? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इस तरह की चीजें हमें देखने को मिल सकती हैं, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या रहते हैं बेटा, हमेशा सेम रहेंगे, ठीक है। किसी भी स्ट्रक्चर में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बदलना है, क्योंकि बाहर से ना कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना बाहर कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन रीअरेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान रखना कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है मस्ट बी, ठीक है, मस्ट बी रिमेन सेम, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या रहने चाहिए बेटा, सेम रहने चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मैं एक स्ट्रक्चर की बात करूं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 माइनस, मान लो ये एक स्ट्रक्चर है और किसी ने आया और कहा कि सर मैं इसका पाई बॉन्ड तोड़ के इस तरह का स्ट्रक्चर बना सकता हूं क्या, CH2 CH माइनस और इधर आ गया CH2, ठीक है। तो ये भी आपका एक गलत स्ट्रक्चर है ये भी क्या है बेटा, आपका गलत स्ट्रक्चर है, ठीक है। गलत स्ट्रक्चर क्यों है वो भी आप ध्यान रखिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहां पर 7 सिग्मा बॉन्ड है, इस स्ट्रक्चर की बात करें, एक पाई बॉन्ड है, ठीक है, और एक इसके पास लोन पेयर है जो नेगेटिव चार्ज से हम यहां पर इंडिकेट कर रहे हैं। तो टोटल अगर मैं इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ूं तो मेरे पास आ रहे हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स। कितने आ रहे हैं बेटा, 18 इलेक्ट्रॉन। जबकि यहां पर अगर इस सिस्टम की बात करें तो इस सिस्टम में 7 सिग्मा बॉन्ड्स है, ठीक है, इसके पास कोई पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई पाई बॉन्ड नहीं है, ठीक है, 3 माइनस चार्ज है तो मतलब 3 लोन पेयर है, और अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रॉन काउंट करूं तो ये 20 इलेक्ट्रॉन से, मतलब कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं है,
ठीक है, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो ये कोई रेजोनेंस नहीं है, नॉट एन रेजोनेंस, क्योंकि रेजोनेंस के दौरान कहीं बाहर से इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये गलत है। तो आप कैसे पता करते हो कि कौन सी स्ट्रक्चर सही है कौन सी गलत है, वो भी मैं आपको सिखा रहा हूं साथ में, आप देखते चलिए। बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, पर एक्चुअली ये सब गलत करते हैं बच्चे। अक्सर मैंने देखा है बच्चों को कि इस तरह की चीजें वो गलत करके आ जाते हैं एग्जाम्स में। इसलिए आपको ये समझना जरूरी है कि कब स्ट्रक्चर बनेगी और कब स्ट्रक्चर नहीं बनेगी। तो दो चीजें जो हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में हमेशा ध्यान रखना है वो ये कि एक तो उसका जो चार्ज है ओवरऑल वो कंजर्व्ड रहना चाहिए। अगर कंजर्व्ड नहीं है किसी स्ट्रक्चर में तो आपको तुरंत समझ जाना है कि वो शायद मैंने गलत बना रखा है, उसको सही करने की जरूरत है। दूसरी चीज जो मुझे यहां पर समझ में आ रही है वो ये कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है एक सिस्टम के अंदर वो कांस्टेंट रहेंगे, क्योंकि ना ही बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आया है ना ही कोई इलेक्ट्रॉन बाहर गया है। ठीक है, तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है क्लियरली। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है यहां तक। चलिए अगला, अब एक यहां पर एक और इंपॉर्टेंट कंडीशन आती है, वो ये आती है कि जितने भी एटम रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जितने भी एटम रेजोनेंस में क्या कर रहे हैं बेटा, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो सब एक ही प्लेन में होने चाहिए। ठीक है, वो सब क्या होने चाहिए बेटा, एक ही प्लेन में होने चाहिए। अगर वो एक प्लेन से बाहर चले जाते हैं, ठीक है, तो बेसिकली उनमें जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है वो क्रिएट नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे करते हैं अगर आप देखो जरा इसको समझो। तो जैसे मान लो कि ये कार्बन है और ये दूसरा कार्बन है और इनके बीच में इस तरीके से पाई बॉन्ड है, इस तरीके से यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन है और यहाँ पर पाई बॉन्ड है। ठीक है, ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है। अब ये जो कॉन्जुगेशन है पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड का, जो यहाँ पर आता है और ये यहाँ पर आ रहा है और ये वाला टूट के इधर जा रहा है, तो हमें देखने को मिला था कि ये कुछ इस तरीके की कहानी क्रिएट करता था कि यहाँ पर हमारे पास वेकेंट ऑर्बिटल क्रिएट होता था। ठीक है, यहाँ पर ये वेकेंट ऑर्बिटल क्रिएट करता था, फिर आपने देखा था कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक नया पाई बॉन्ड क्रिएट हो रहा था। ठीक है, और यहाँ पर फिर एक लोन पेयर टाइप का क्रिएट होगा इस तरह से। ठीक है, लेकिन अगर सोचो कि एक इसमें से जो ऑर्बिटल है वो आउट ऑफ प्लेन हो, एक ऑर्बिटल इसमें क्या हो बेटा, आउट ऑफ प्लेन हो, जैसे इस तरीके से हो। ठीक है, इस तरीके से हो दोनों, ये मान लो दूसरे एक्सिस पे बने हो। अब क्या इसमें इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा सकता है? नहीं जा पाएगा, क्योंकि इस केस में जब इलेक्ट्रॉन जा रहा था तो यहां पर हमें एक बहुत अच्छी ओवरलैपिंग देखने को मिल रही थी, जिसे हम गुड ओवरलैप कहते हैं। पर यहां पर चूंकि दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स यानी जो ऑर्बिटल्स हैं वो दोनों के दोनों अलग अलग प्लेन में हैं, तो क्या कहते हैं कि जो इनकी ओवरलैपिंग होगी वो इफेक्टिव नहीं हो पाएगी। ठीक है, इफेक्टिव नहीं हो पाएगी, और इफेक्टिव नहीं होने की वजह से यहां पर हम बोलेंगे कि बैड ओवरलैप हो रहा है, बहुत अच्छा ओवरलैप हमें नजर नहीं आ रहा है। और इस बैड ओवरलैप की ही वजह से, ये जो बहुत गंदी ओवरलैपिंग हो रही है, इसी की वजह से बेसिकली हमें ये देखने को मिलेगा कि जो हमारा स्ट्रक्चर है वो मजबूत नहीं रहेगा। इस वजह से ऐसे केसेस में हमें रेजोनेंस देखने को नहीं मिलता है। तो रेजोनेंस होने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि जो एटम्स होते हैं, जो डिलोकलाइज्ड पार्ट होते हैं या फिर जो असल में रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो सारे के सारे एटम्स नियरली प्लेन में होने चाहिए या फिर प्लेनर होने चाहिए। ठीक है, नियरली का मतलब है कि अगर 2-4 डिग्री का अगर टर्न आउट है, 4-5 डिग्री 10 डिग्री तक का, तो वो चल जाएगा रिपल्सन उपल्सन की वजह से। पर पूरा का पूरा 90 डिग्री का अगर दोनों के बीच में एंगल क्रिएट हो जा रहा है या मोर देन 50 डिग्री क्रिएट हो जा रहा है, तो उस केस में आपको रेजोनेंस देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आप यहां पर लिख सकते हो कि एटम्स पार्टिसिपेटिंग। ठीक है, अच्छा ये पूरे कंपाउंड के लिए लागू नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए है जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, उन एटम्स के लिए जो रेजोनेंस में क्या कर रहे हैं बेटा, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो एटम्स पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस, एटम पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस, ठीक है, मस्ट लाई इन सेम प्लेन। ठीक है, मस्ट लाई इन सेम प्लेन, उनको क्या होना चाहिए बेटा, सेम प्लेन में होना चाहिए, और नियरली प्लेनर, या फिर नियरली क्या होना चाहिए बेटा, प्लेनर होना चाहिए। नियरली प्लेनर का मतलब है थोड़ा बहुत टिल्ट हो सकता है, बहुत ज्यादा टिल्ट नहीं होना चाहिए। और ऐसा क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड बनने के लिए दो जो पी ऑर्बिटल है उन दोनों को पैरेलल होना जरूरी है। अगर वो 90 डिग्री या परपेंडिकुलर है
तो वो अच्छे से ओवरलैप नहीं कर पाएंगे और इस वजह से उनमें अच्छे जो बॉन्ड्स हैं वो नहीं बन पाएंगे। ठीक है, सो रिमेंबर दैट पॉइंट कि यहां पर ऐसा इसलिए हो रहा है कि अगर हम बात करें इन ऑर्डर टू हैव, हम लिख सकते हैं इन ऑर्डर टू हैव स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड। ठीक है, क्या होने के लिए बेटा, यहां पर जो स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड है अगर वो होना है, ठीक है, इन ऑर्डर टू हैव स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड द टू एटॉमिक, क्योंकि प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल से बनता है, ठीक है, पाई बॉन्ड, तो इसलिए हम कह रहे हैं टू एटॉमिक पी ऑर्बिटल मस्ट बी पैरेलल। मस्ट बी क्या होना चाहिए बेटा, पैरेलल होना चाहिए, क्योंकि अगर वो पैरेलल नहीं हुआ, ठीक है, तो वहां पे जो ओवरलैपिंग है वो इफेक्टिव नहीं हो पाएगी। मस्ट बी पैरेलल टू ओवरलैप इफेक्टिवली। ठीक है, टू ओवरलैप इफेक्टिवली। अगर उनको इफेक्टिव ओवरलैपिंग में जाना है तो हम ये कहते हैं कि उनके बीच में क्या होना चाहिए बेटा, बहुत अच्छा पैरेलल पोजीशन उनके बीच में बननी चाहिए। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर द रेजोनेंस की मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए। कई मॉलिक्यूल्स में आगे जाके पढ़ाऊंगा जहां पे प्लेनर नहीं होगा और रेजोनेंस नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो आपको समझ आना चाहिए कि वो वहां पे कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है जो रेजोनेंस की एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो भी इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स का एक पॉइंट है कि जो टोटल नंबर ऑफ पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर, वो चेंज नहीं होते, वो सेम रहते हैं। ठीक है, ये नहीं होता कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ गए या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, क्योंकि आप किसी भी इलेक्ट्रॉन को पेयर या अनपेयर यहां पे जोड़ों में करते हो। ठीक है, मतलब कि वो एक कॉम्बिनेशन ऑफ टू में होता है, ये नहीं होता कि आप सिंगल इलेक्ट्रॉन को मूव करा दोगे, वो नहीं करना है, बॉन्ड को तोड़ना नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि यहां पर जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होता है। इस वजह से जो नंबर ऑफ पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर वो चेंज नहीं होते। ठीक है, मैं एग्जांपल लेके आपको दिखा देता हूं। ठीक है, तो मान लो कि यहां पर हमारे पास आ रहा है टोटल नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये पहले तो पॉइंट लिख लो, टोटल नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मस्ट रिमेन सेम, मस्ट रिमेन सेम। ठीक है, मस्ट रिमेन सेम इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जितने भी उस कंपाउंड के आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हो आप उनमें ये चीज को चेंज नहीं कर सकते, नंबर ऑफ पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मान लो कि हमारे पास एक कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 रेडिकल। ठीक है, इस तरह से हमने एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया। अब आप देखिए ध्यान से, इसके दो टाइप के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में बनाऊंगा और ध्यान दीजिएगा। मान लो कि यहां पर ये पाई बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर जा रहा है बॉन्ड बनाने के लिए, और जब वो जा रहा है तो दो इलेक्ट्रॉन लेकर नहीं जा पाएगा क्योंकि उसकी मजबूरी है। ठीक है, इसलिए मजबूरी है क्योंकि यहां पर ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली क्या करेगा वो कि वो एक ही इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को पॉसिबल करेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये रेडिकल वाले जो होते हैं इनमें आप देखते हो कि आपको एक ही इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट देखने को मिलता है। तो अगर मैं बात करूं कार्बन की नंबरिंग करके, तो पहले जो रेडिकल था वो थर्ड कार्बन पे था, अब जो रेडिकल है वो किस पे बेटा, फर्स्ट पे है। ठीक है, तो अगर ये इसको मैं स्ट्रक्चर नंबर 1 कह दूं और इसको मैं स्ट्रक्चर नंबर 2 कह दूं, तो 1 और 2 में देखो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब रेडिकल वाले जो इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर आप देख रहे हो कि यहां पे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कितना है बेटा, 1 है, एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर भी जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो भी कितना है बेटा, 1 है। ठीक है, लेकिन मान लो कि आपने इसको मूवमेंट कराया और एक मूवमेंट ऐसी कराई जहां पे आपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, कुछ इस तरीके से कि CH बॉन्ड CH2, ठीक है, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, जो ये पाई बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन था आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आपने गलती क्या की है, देखिए जरा, यहां पर अगर आप नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो वो 3 है। ठीक है, और इसको मैं थर्ड स्ट्रक्चर कह देता हूं, तो ये पक्का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेंज हो गए हैं, नंबर ऑफ पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होते रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो अगर हम यहां पर बोले तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट सेकेंड आर, जो फर्स्ट और सेकेंड है ये दोनों एक दूसरे के क्या बेटा, रेजोनेंट स्ट्रक्चर है। ठीक है, और अगर बात करें फर्स्ट और सेकेंड थर्ड की, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड की आर नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो फर्स्ट और थर्ड है वो असल में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा
क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, तो यहाँ पर 3 कैसे हो सकते हैं, ये कोई बात नहीं हुई। ठीक है, ये तभी पॉसिबल है जब आप बॉन्ड को तोड़ दें, और अगर आपने बॉन्ड को तोड़ दिया है तो फिर वहां पर रेजोनेंस का सवाल ही नहीं रह जाता है। तो वहां पर रेजोनेंस का सवाल ही नहीं रह जाता है। समझ में आया ये? ठीक है, तो ये जो था, ये बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी रेजोनेंस के, और भी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं रेजोनेंस की। हम एक एक करके उन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे आगे जाकर। ठीक है, अच्छा, एक कैरेक्टरिस्टिक्स जो मेरे को अभी याद आ रहा है, मैं वो आपको बता देता हूँ। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बाद में याद आएंगे, क्वेश्चंस में ही आते हैं, वो मैं आपको वहीं पे बता दूंगा। एक जो कैरेक्टरिस्टिक्स काम का होता है, जो इसमें यूज भी आता है, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। और वो ये होता है बेटा कि जो रेजोनेंस है, ठीक है, जो क्या है बेटा, रेजोनेंस है, इसमें दो तरह के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ठीक है, रेजोनेंस के अंदर अगर हम बात करें तो दो तरह के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ठीक है, एक होता है इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और एक होता है नॉन इक्विवेलेंट। ठीक है, एक होता है इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और एक होता है नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है? तो जब इलेक्ट्रॉन, जब क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जिस पे जा रहा है, वो दोनों स्ट्रक्चर बराबर इक्वली स्टेबल हो। ठीक है, तो तब हम बोलते हैं उनको इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि सबका कंट्रीब्यूशन बराबर आता है। ठीक है, तो हम कब इसको बोलते हैं, ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर इक्वली स्टेबल। जब क्या हो बेटा, इक्वली स्टेबल हो। और अगर वो इक्वली स्टेबल है तो क्या हो जाएगा बेटा कि सारे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे विल कंट्रीब्यूट इक्वली। तो सारे जो हैं वो कंट्रीब्यूट भी क्या करेंगे बेटा, बराबर करेंगे, विल कंट्रीब्यूट इक्वली। तो अगर वो इक्वली कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, इक्वली क्या कर रहे हैं बेटा, वो कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, तो ये ऐसे जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे बेटा, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाएंगे। और नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वो होंगे जिसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स डू नॉट कंट्रीब्यूट इक्वली, डू नॉट कंट्रीब्यूट इक्वली। तो वो इक्वल कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे। और वो इक्वल कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं देंगे बेटा, डू नॉट कंट्रीब्यूट इक्वली। ठीक है, वो इसलिए नहीं देंगे क्योंकि बहुत सिंपल है समझ पाना, कि आप समझिए जब उनकी स्टेबिलिटी अलग अलग होगी तो जो ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, और जो कम स्टेबल होगा वो क्या करेगा बेटा, कम वो करेगा कंट्रीब्यूशन, ड्यू टू डिफरेंट स्टेबिलिटी, ड्यू टू डिफरेंट स्टेबिलिटी। तो अलग अलग स्टेबिलिटी की वजह से आपको अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक इक्विवेलेंट होता है, एक नॉन इक्विवेलेंट होता है। इन दोनों में जो इक्विवेलेंट वाला होता है इज मोर स्टेबल। ठीक है, जो इक्विवेलेंट आरएस अगर कहीं पे बन रही है तो वो हमेशा ज्यादा स्टेबल होगी नॉन इक्विवेलेंट आरएस की। वो सब पॉइंट्स मैं बाद में लिखवाऊंगा, उनके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता कैसे और रेजोनेंस होता कैसे है। ठीक है, तो चलो अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड व्हेन विल रेजोनेंस टेक प्लेस। तो अब हम बात कर रहे हैं सिस्टम्स की जिसमें रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस जब होगा तो किस तरीके से रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस होगा तो स्ट्रक्चर किस तरीके से प्रिपेयर होगी, उसके बारे में अब हम लोग यहाँ पर बातचीत करेंगे। ठीक है, तो जैसे सबसे पहला यहाँ पर आप हेडिंग डाल सकते हो। ठीक है, जो हेडिंग डाल सकते हो कि हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो हेडिंग है वो लिख सकते हो, हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स। ठीक है, कि कौन कौन से सिस्टम होंगे जिनके अंदर ये रेजोनेंस हमें देखने को मिलेगा, और देखने के बाद हम किस तरीके से उनका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसको हम ड्रॉ करते हैं, वो चीज़ें हम यहाँ पर बनाकर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो केस आता है इसमें, केस नंबर 1, ठीक है, कि वो है डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन विथ कार्बोकेटायन। ठीक है, तो पहला केस क्या है बेटा, व्हेन डबल बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन शो करे। ठीक है, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन विथ कार्बोकेटायन। तो जब डबल बॉन्ड कार्बोकेटायन के साथ क्या करता है बेटा, कॉन्जुगेशन शुरू करता है, तो उस समय की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो
देखो कैसे इसमें कॉन्जुगेशन होता है वो सारी चीज़ें मैं समझाऊंगा एक एक करके, और आप देखिए आपको पक्का बनेगा, और बहुत आसान है ये चीज़ें। इस पे आपको डीपीपीस भी मिलेंगी जो डेडिकेटेड होंगी स्ट्रक्चर ड्राइंग पे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर पे, तो आपको और आसानी से बनने लगेगा। तो जैसे पहला केस मैं लेता हूँ जो हम बहुत बार ले चुके हैं, सिंपल सा केस है CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 प्लस, ठीक है। अब इस केस में होता क्या है, इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनता है वो बनता है CH2, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे आ जाता है पॉजिटिव, ठीक है। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन होता कैसे है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ के लिए मूव करते हैं, और जब यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं तो जहाँ से खाली हो रहा है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन रहा है, और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर वो क्या बना लेते हैं बेटा, नया बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। तो ये होता कैसे है, अगर हम इसको देखें ऑर्बिटल डायग्राम की मदद से, तो यहाँ पर CH होता है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास होता है CH2। अब इसके पास जो है एक वेकेंट ऑर्बिटल पड़ा हुआ है, और इन दोनों के पास जो P रहता है इसमें आपस में ओवरलैपिंग हुई होती है इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है ये इधर से इधर शिफ्ट होता है, और ये जो ऑर्बिटल है, जो ये वाला पहला वाला कार्बन का जो ऑर्बिटल है, ये आपका क्या हो जाता है बेटा, वेकेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद जो स्ट्रक्चर बनकर आती है वो ऐसी आती है हमारे पास, CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड, यहाँ पर भी CH2। अब इसके पास एक ऑर्बिटल आता है इस तरीके से। अब इन दोनों के बीच में तो नया बॉन्ड बन चुका है जो हम क्या बोलते हैं बेटा, पाई बॉन्ड जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास एक वैकेंसी क्रिएट हो चुकी है जिसे हम पॉजिटिव साइन से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह का जो ये रेजोनेंस है वो होता है। अब अगर इन दोनों को मिलाकर, अब ध्यान से मेरी बात सुनना और समझना, ठीक है। अब इन दोनों को अगर मिलाकर मैं रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊं, तो देखो जो पॉजिटिव चार्ज है अगर हम वो देखें तो एक बार तीसरे कार्बन पे था, और दूसरे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें पहले कार्बन पर है। यानी कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जिसमें सेकेंड कार्बन पे कोई पॉजिटिव चार्ज आ रहा हो, या तो वो पहले वाले पे है या तो वो तीसरे वाले पे है। तो हम जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें सबसे पहले हाइब्रिड बनाने के लिए आपको सिग्मा बॉन्ड से सबको जोड़ देना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब आपको पॉजिटिव चार्ज यानी चार्ज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो जैसे इसके ऊपर भी आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव कुछ आ जाएगा, इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा बेटा, डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर आप देख सकते हो कि जो पाई बॉन्ड है वो पहले 1-2 के बीच में है, फिर 2-3 के बीच में है। मतलब पहले कभी वो 1-2 के बीच में रह रहा है, और फिर कभी वो किसके बीच रह रहा है बेटा, 2 और 3 के बीच में। तो ये पाई बॉन्ड भी क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका क्या बना सकते हैं बेटा, रेजोनेंस हाइब्रिड बना सकते हैं। तो ऊपर जो स्ट्रक्चर हम बना रहे थे वो हमारे क्या थे बेटा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स थे, और ये हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड है, ठीक है, जिसमें हमने उन सारे केसेस को कंसीडर कर लिया है। क्लियर हुआ यहां तक। और इस केस में जो डेल्टा प्लस की वैल्यू है वो हाफ के बराबर आएगी, ठीक है, पॉजिटिव हाफ के बराबर आएगी। क्यों? क्योंकि वन एक ही चार्ज है जो दो एटम्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इस वजह से हम प्लस हाफ और प्लस हाफ में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक। और भी केसेस लेते हैं और भी इसके बारे में बातचीत करते हैं। तो जैसे मान लो कि ये बेंजीन है, ठीक है, और यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है, और यहाँ पर हमने मान लिया कि एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना कि इसमें किस किस तरह से रेजोनेंस हो सकता है, ठीक है। एक एक करके हम सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को बनाएंगे। तो पहले मान लो कि ये जो पाई बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन है ये इधर जा रहा है, ठीक है, और जैसे ये इधर जाएगा तो यहाँ पर जो कार्बन है, ठीक है, जिसकी मैं नंबरिंग कर देता हूँ ताकि इजियर रहेगा कम्युनिकेट करने में। तो जो थर्ड वाला कार्बन है इसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन 1 और 2 के बीच में भेज चुका है। तो ये जब 1-2 के बीच में जा रहा है तो 3 पे क्या आ रहा है बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अब हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो 3 पर आ गया है, ठीक है। इसके बाद फिर एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो अब अगला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा उसमें देखो क्या करना है, ये जो 4-5 के बीच में पाई इलेक्ट्रॉन है वो इधर आ जाए, और 4-5 के बीच वाला जब आएगा तो 5 जो है वो खाली हो जाएगा, क्योंकि 5 से इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, और वो कहाँ आ गए हैं बेटा, 3 और 4 के बीच में। तो ये हमारे पास एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर अचीव हो जाएगी। अब आगे ये नहीं जा सकता, क्योंकि आगे अब यहाँ पर जो पाई बॉन्ड होना चाहिए था वो पाई बॉन्ड नहीं है, ठीक है, इस वजह से ये आगे रेजोनेटिंग में नहीं जा पाएगा। मतलब जैसे ही यहाँ पर एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आया, ठीक है, रेजोनेंस क्या हुआ बेटा, रुक गया।
रेजोनेंस क्या हुआ, रुक गया। तो यही चीज मैंने आपको पहले भी एक बार बताया हुआ है पिछले लेक्चर में कि कहीं पे भी sp3 कार्बन आता है तो रेजोनेंस को रोक देता है, क्योंकि उसके पास कोई पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं होता, कोई पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होता जो वो डीलोकलाइज होकर दूसरे सिस्टम में जा सके। ठीक है, तो यही चीज हमें यहाँ पर भी देखने को मिलती है। समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? बहुत सिंपल सी चीज है पर समझने वाली चीज है। ये हमारे पास यहाँ पर sp3 कार्बन आ गया, इसलिए आगे रेजोनेंस नहीं जा पाएगा। अब अगर मैं पॉजिटिव चार्ज की बात करूं इस वाले स्ट्रक्चर में, इसका अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं ये सारे, तो अगर मैं इनका हाइब्रिड बनाऊं तो देखो जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है बेटा वो किसके किसके पास गया है, पहले वाले कार्बन में है, फिर तीसरे वाले कार्बन के पास है, और फिर अगर हम काउंट करें तो ये कौन सा कार्बन है बेटा, ये फिफ्थ वाले कार्बन के पास है। मतलब इसके पास भी कुछ डेल्टा प्लस है, इसके पास भी कुछ डेल्टा प्लस है, और इसके पास भी जो फिफ्थ कार्बन है इसके पास भी हमारे पास क्या है बेटा, डेल्टा प्लस है। और पाई बॉन्ड जो है वो कहां से कहां तक डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बेटा, जहां से जहां तक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। मतलब वो 1 से लेकर 5 तक, कहां से कहां लेकर बेटा, 1 से लेकर 5 तक जा रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो ये जो बना है, ये जो स्ट्रक्चर आप यहां पर देख रहे हो, ये इसका क्या हो जाएगा बेटा, रेजोनेंस हाइब्रिड। ये इसका यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, रेजोनेंस हाइब्रिड हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से हम रेजोनेंस हाइब्रिड तक यहां पर पहुंच पा रहे हैं। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? तो कुछ इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखने को मिलता है, कुछ इस तरह का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को? तो ये था, और भी है, अभी और भी बात करेंगे। ठीक है, कार्बोकेटायंस की। तो देखो इसमें बात करते हैं। चलो अगर हम इस तरह का ले लें तो यहाँ पर हमारे पास पाई बॉन्ड है, यहाँ पर मान लो कि पॉजिटिव चार्ज है। अब ये पहला कार्बन कह देते हैं, इसको दूसरा कार्बन कह देते हैं, इसको तीसरा कार्बन कह देते हैं। अब ये पाई बॉन्ड मान लो कि जो 1 और 3 के बीच में ये यहाँ पे मूव करने की कोशिश कर रहा है, तो 3 पर अब क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 से तो इलेक्ट्रॉन छीन जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि 3 के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा बेटा, पाई बॉन्ड आ जाएगा। अब पाई बॉन्ड 1 और 2 के बीच में है। अब सोचो कि यही वाला आगे मूव करना चाहे, 2-3 के बीच में आना चाहे, तो जब 2-3 के बीच में आएगा तो 1 पर फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, 1 पर फिर क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आ जाएगा 1 पे पॉजिटिव चार्ज। और पाई बॉन्ड कहाँ आ जाएगा बेटा, 2 और 3 के बीच में। पाई बॉन्ड कहाँ आ जाएगा, 2 और 3 के बीच में। अब अगर आप 2-3 वाले को मूव कराओगे तो वो सेम हो जाएगा पहले वाले की तरह। बना के देख लो। ठीक है, तो मान लो कि अगर ये इलेक्ट्रॉन दोबारा इधर आते हैं, तो अगर ये इधर आएंगे तो ये फिर ऐसा हो जाएगा और इसके पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये और ये जो है ये क्या हो जाएंगे बेटा, सेम हो जाएंगे। ये और ये क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। और सेम वालों को हम काउंट नहीं करते। तो अगर हम इसमें बोले तो सेम वालों को अगर हम काउंट ना करें तो बेटा कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं इसमें, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं बेटा, हमें 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज पहले कार्बन पर भी है, दूसरे पर भी है, तीसरे पर भी है। ठीक है, तो अगर मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊं तो कुछ इस तरीके का बनकर आएगा कि जो डेल्टा पॉजिटिव है वो तीनों ही कार्बन के पास जा रहा है, तो तीनों के पास डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा। और ये जो पाई बॉन्ड वाला है ये भी तीनों के पास क्या हो जाएगा बेटा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके का हमें ये स्ट्रक्चर नजर आएगा। अच्छा, ये तीनों जो हैं ये इक्वल स्टेबिलिटी के हैं। जो तीनों के तीनों हैं ये क्या है बेटा, इक्वल स्टेबिलिटी के हैं। और जब तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी इक्वल होती है तो उससे बनने वाला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है उसको इक्विवेलेंट रेजोनेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, इक्विवेलेंट कहा जाता है। और अगर इक्वल ना हो तो नॉन इक्विवेलेंट कहा जाता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बताया था। ठीक है, चलो और एग्जांपल्स ले लेते हैं और कर लेते हैं। जैसे बेंजाइल कार्बोकेटायन हो मान लो। ठीक है, बेंजाइल कार्बोकेटायन में थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से समझ लो कि मैं ये बेंजाइल कार्बोकेटायन बना रहा हूँ। ठीक है, बेंजाइल कार्बोकेटायन कब होता है, जब बेंजीन पे लगा हुआ कार्बन कार्बोकेटायन हो। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड बेंजाइल कार्बोकेटायन। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बेंजाइल कार्बोकेटायन। ध्यान रखेंगे, बेंजाइल कार्बोकेटायन। अब सोचो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाया जा सकता है। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सब प्लेन में है। सारे का सारा पूरा मॉलिक्यूल जो होता है बेंजीन का वो एक प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, क्योंकि सारे जो कार्बन है वो sp2 है और sp2 की जो ज्योमेट्री होती है वो ट्राइगोनल प्लेनर होती है। तो उनमें कोई भी एटम प्लेन के बाहर कभी नहीं जाता। सारे जो एटम्स होते हैं वो प्लेन में ही रहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। सोचो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इस पाई बॉन्ड में,
ये टेंड करें बाहर मूव करने को। तो देखो पॉजिटिव चार्ज अब कहां पर क्रिएट हो जाएगा बेटा, जो अंदर वाला कार्बन है इसके पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, मैं नंबरिंग कर देता हूं फिर से, तो इसको मैं 7 नंबर का कार्बन दे देता हूं, यहां से मैं काउंटिंग कर देता हूं 1 2 3 4 5 6 और ये 7। आप नंबरिंग कैसे भी कर सकते हो, कोई IUPAC नंबरिंग नहीं है ये। ठीक है, मैं बस नेम कर रहा हूं, कार्बन्स को एक नाम दे रहा हूं। ठीक है, ABCD भी कर सकता था, 1 2 3 4 तो कर ही दिया। ठीक है, राम श्याम घनश्याम कुछ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो जो पॉजिटिव चार्ज है वो 7 के पास से निकल गया, बल्कि वहां पर क्या आ रहा है बेटा, एक पाई बॉन्ड आ रहा है, और अब पॉजिटिव चार्ज सेकंड वाले कार्बन पे आ गया है। पॉजिटिव चार्ज कहां आ गया बेटा, सेकंड वाले कार्बन पे। ठीक है, फिर अगर मान लो कि ये जो पाई बॉन्ड है जो 3 और 4 के बीच में बना हुआ है, ये वाला दोबारा यही रेजोनेंस दिखाने की कोशिश करे, अपना पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज करे, तो ये जो पाई बॉन्ड है ये इधर आ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज जो है वो कहां आ जाएगा बेटा, 4th नंबर कार्बन पे आ जाएगा। 4th नंबर के कार्बन पे क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। फिर अगर मान लो कि एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम क्रिएट करें, ठीक है, एक और पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्रिएट की जा सकती है, जरा देखो कैसे। सोचो कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है जो 5 और 6 के बीच में है, वो अब रेजोनेंस करे, तो अगर वो रेजोनेंस करेगा तो क्या करेगा बेटा, वो यहां पर पाई बॉन्ड बना लेगा, और यहां पर जो 6 वाला कार्बन है उस पर क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, यहां से मान लो अब देखो कि क्या रेजोनेंस करने के बाद क्या सेम स्ट्रक्चर जो है वो रिपीट हो रही है या डिफरेंट स्ट्रक्चर रिपीट हो रही है। ठीक है, तो ये जो बाहर वाला पाई बॉन्ड है जो 1 और 7 के बीच बना हुआ है, मान लो ये अंदर आना चाहता है। ठीक है, वो क्या करना चाह रहा है बेटा, अंदर आना चाह रहा है। तो जैसे ही वो अंदर आएगा, ठीक है, तो क्योंकि ऊपर वाला जो 7th कार्बन है उससे इलेक्ट्रॉन छिन रहे हैं, तो वहां पर हमारे पास क्या क्रिएट हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा हो जाएगा, ये यहां पर, ये यहां पर, यहां पर आ जाएगा। ये दोनों सेम नहीं है। अगर मैं फर्स्ट स्ट्रक्चर की बात करूं और 5th स्ट्रक्चर की बात करूं तो दे आर डिफरेंट। क्यों डिफरेंट है जरा समझो। अगर अभी भी हम वही नंबरिंग सिस्टम फॉलो करें तो देखो अभी जो पाई बॉन्ड है, ठीक है, अगर हम बात करें फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर की, ठीक है, स्ट्रक्चर 1 की अगर हम बात करें, तो जो पाई बॉन्ड है, ठीक है, पाई बॉन्ड वो किसके बीच है बेटा, 1 और 2 के बीच है। ठीक है, 3 और 4 के बीच है, 5 और 6 के बीच में है। जबकि अगर मैं स्ट्रक्चर नंबर 5 की बात करूं, स्ट्रक्चर नंबर 5 की, तो इसमें जो पाई बॉन्ड की पोजीशन है जरा उसको देखो, तो वो किसके किसके बीच है बेटा, 2 3 के बीच में मौजूद है, 4 5 के बीच मौजूद है, और 6 1 के बीच मौजूद है। तो ये डिफरेंट पाई बॉन्ड का स्ट्रक्चर है। तो ये दोनों क्या है बेटा, डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ध्यान रखिएगा, ये दोनों क्या है बेटा, डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, ऐसा हमें कहां पर देखने को मिलता है बेटा, बेंजीन में देखने को मिलता है। ऐसा हमें कहां देखने को मिलता है बेटा, बेंजीन में देखने को मिलता है। आपने ध्यान दिया होगा कि जो बेंजीन होता है उसके अंदर हम लोग यही करते हैं कि पाई बॉन्ड्स की पोजीशन को चेंज कर देते हैं जो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ऐसा यहां पर भी हो सकता है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हैं बेटा, टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने हैं, और सारे इक्वलेंट हैं कि नहीं है वो हम लोग बाद में चेक कर लेंगे। ठीक है, अभी उस डिस्कशन में नहीं जाते क्योंकि आपको स्टेबिलिटी चेक करना नहीं आता। अच्छा, इसका अगर मैं हाइब्रिड बनाऊं तो पॉजिटिव चार्ज कहां कहां पर गया है बेटा, 1 पर है, सॉरी 7 पर है, 7 के बाद 2 पर है, 2 के बाद 4 पर है, 4 के बाद 6 पर है। ठीक है, और फिर रिपीट करता हुआ 1 पे चला गया है। तो हम यहां पर जितने भी कार्बन हैं इन सब के ऊपर हमें डेल्टा प्लस रखना पड़ेगा, यहां पर, यहां पर, यहां पर, और कहां पर बेटा, यहां पर भी क्या होगा, हमारा डेल्टा प्लस होगा। और जो पाई बॉन्ड है वो बाहर से लेकर अंदर तक पूरा रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो जो पाई बॉन्ड है वो बाहर से लेकर अंदर तक रोटेट हो रहा है। तो जो डॉटेड हम बताते हैं कि पाई बॉन्ड, जो पार्शियल पाई बॉन्ड है, वो बाहर से अंदर हर तरफ हमें दिखाना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट तो नहीं है किसी को। ठीक है, चलो एक दो और स्ट्रक्चर्स में लेता हूं और उसके बाद फिर मैं और इसमें क्या कहते हैं कि कुछ आपको होमवर्क के तौर पे दूंगा जो आप घर से प्रैक्टिस करें और मुझे बताएं कि क्या आप सही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना पाए हैं या नहीं बना पाए हैं, और अगर बनाया है तो क्या रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन के आया और क्या हाइब्रिड होगी, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वो सारी चीजें आपको करके दिखाना है। चलिए मैं कुछ और स्ट्रक्चर्स को लेता हूँ। ठीक है, एक बड़ा यूनिक सा स्ट्रक्चर होता है जिसमें अक्सर बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, तो मैं वो स्ट्रक्चर थोड़ा सा ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है। ठीक है, ये इसका ईजियर वर्जन है,
इसका टफर वर्जन अभी लूंगा। तो इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, वो मान लो यहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और अब इसके आगे जो है आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं कर पाओगे। अगर मैं इसको नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, क्योंकि फोर्थ कार्बन sp3 है तो आगे ये अब नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो इसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं बेटा? अगर इस स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पर हमें 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, और इन दोनों के बेसिस पे अगर हम हाइब्रिड बनाए तो हमारा जो हाइब्रिड आएगा वो कुछ इस तरीके का हाइब्रिड आएगा कि 1 में भी पाई बॉन्ड है और वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कहां तक बेटा? 3 तक, ठीक है। और 1 पर डेल्टा पॉजिटिव है और फिर 3 पर डेल्टा पॉजिटिव है। 2 पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, 2 पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, हमें 2 पर कोई पॉजिटिव चार्ज नजर नहीं आया। तो इस तरह का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। इसी का एक बड़ा भाई है जो थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट माना जाता है, उसकी जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, तो उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर बातचीत कर लेते हैं कि वो कैसे थोड़ी डिफिकल्ट होती है या अलग तरीके की होती है। तो देखो, मान लो कि ये आपको स्ट्रक्चर दिया गया है, ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिया गया है, ठीक है, इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे थ्रो किया गया है, और यहाँ पर पाई बॉन्ड तो है ही, पर अब दोनों के पास पॉजिटिव चार्ज है। अब जब दोनों के पास पॉजिटिव चार्ज है तो वो sp2 हो गया, और sp2 हो गया तो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर हो गया, यानी अब सारे एटम रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो चलो पहला एग्जांपल लेता हूं कि मान लो कि ये जो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर जाते हैं। तो अगर ये यहाँ पर जाते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं हम 1 2 3 और 4। तो अगर यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। तो पहले जो पॉजिटिव 1 और 4 पे था, अब वो पॉजिटिव 3 और 4 पर है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि मान लो यही वाला जो पाई इलेक्ट्रॉनिक ये इधर भी आ सकता है। तो अगर ये इधर आएगा तो क्या होगा कि ये अब यहाँ पर पाई बॉन्ड बनाएगा, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो दोनों यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। वो दोनों पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएंगे बेटा? यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? यहाँ तक क्लियर है? अब ये जो पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट होके आया है, ठीक है, इधर क्या होके आया बेटा? शिफ्ट होके आया है। अब ये कहां पर आ गया? ये 2 और 3 पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब इसके बाद ये फिर से मान लो कि ये पाई बॉन्ड आ रहा है और यहां पर आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये पाई बॉन्ड जब यहां पर आने की कोशिश करेगा तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा, यहां पाई बॉन्ड, और यहां पर क्या क्रिएट करेगा बेटा? पाई बॉन्ड। अब इस केस में अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव चार्ज 1 और 2 पर है, ठीक है। अब अगर आप बनाओगे कोई भी दूसरा स्ट्रक्चर, जैसे मान लो अब पाई बॉन्ड दोबारा इधर मूव करने की कोशिश करे, तो आपने इस तरीके से जो बनाओगे वो अब आपका रिपीट हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज 3 और 4 पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये पहला और जो 5वां है ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा? सेम हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं बेटा? 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं जो डिफरेंट हैं इन द अरेंजमेंट ऑफ पाई बॉन्ड, या फिर आप इलेक्ट्रॉन कह सकते हो या फिर पॉजिटिव चार्ज कह सकते हो, क्योंकि सब इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हैं। तो कहीं ना कहीं इनमें कहीं ना कहीं डिफरेंसेस आ रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूं यहाँ पे क्या डिफरेंसेस आए हैं। तो यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है वो 2 3 के बीच में है, यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है ये 1 और 2 के बीच में है, और यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है 1 और 4 के बीच में है, और यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है वो किसके बीच है बेटा? ये 4 और 3 के बीच में। तो कहीं ना कहीं डिफरेंस ऑफ पाई बॉन्ड आ रहा है। ये पाई बॉन्ड सारे एटम्स के पास गया, उसी तरह जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी सबके पास इक्वली गया है, ठीक है। 2 बार 2 के पास है, 2 बार 1 के पास है, 2 बार 3 के पास है, और 2 बार 4 के पास है। तो सारे के सारे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं वो इक्वल है, और अगर आप कंपेयर करोगे तो पाई बॉन्ड जो है वो सबके पास इक्वली क्या हो रहा है बेटा? डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। और इसके पास डेल्टा पॉजिटिव तो इसके पास भी डेल्टा पॉजिटिव, इसके पास भी डेल्टा पॉजिटिव तो इसके पास भी क्या आएगा बेटा? डेल्टा पॉजिटिव। सबके पास डेल्टा पॉजिटिव जा रहा है, और वो भी बराबर बराबर जा रहा है। वो भी क्या हो रहा है बेटा? बराबर बराबर जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट हैपेंस, ठीक है, जब आप रेजोनेंस कराते हो। तो ऐसे आपको सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चेक करने हैं, स्किप आउट नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं? स्किप कर देते हैं कि अरे यार ये तो हो जाएगा, हम देख लेंगे। लेकिन रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सीखते हो तो आप बेसिकली, ये डायरेक्टली तो नहीं क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे भी नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि 4-5 सवाल तो डायरेक्टली आए हुए हैं जहां पे डायरेक्ट आपसे पूछा गया है कि बताओ इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है। और कई बच्चे उसको भी गलत करके आ जाते हैं, इसलिए ध्यान रखिए कि ये भी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। दूसरी चीज, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट आप यहां से सीख रहे हो, आगे जाकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप मैकेनिज्म्स को टैकल करोगे। मैकेनिज्म्स में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, एटम का मूवमेंट, कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे जो
एटम है उसके इलेक्ट्रॉन पे अटैक कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है। ठीक है, तो अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को चलाना सीख पाते हो तो आप ये चीजें भी बहुत आसानी से सीख पाओगे। ठीक है, इसलिए इसको जरूर करें। कुछ अब यहाँ पे मैं होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, और भी अगर मेरे को लगता है तो मैं कुछ इलस्ट्रेशन अभी ले लूंगा। सबसे पहले आप होमवर्क क्वेश्चन ले लीजिए और इसमें आपको क्या ड्रॉ करना है बेटा, ड्रॉ द टोटल RS। ठीक है, सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है और साथ में आपको ड्रॉ करना है रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या ड्रॉ करना है बेटा इसमें, रेजोनेंस हाइब्रिड इन्हीं का। ठीक है, तो पहला जो इसमें है वो ही है ये वाली स्ट्रक्चर देख लो। और अगर स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है, ठीक है, देन यू कैन आस्क फॉर अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ इट। ठीक है, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो। होप कि आपको क्लियर नजर आ रहा होगा। ठीक है, आप अगर नहीं आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा सा वीडियो की रेजोल्यूशन को बढ़ा लें 720 या 1080 पे आप देखें, उस पे आपको ये जरूर नजर आएंगे। ठीक है, और 480 भी वैसे फोन्स के लिए इनफ होता है। ठीक है, तो इनका आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना है, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है। थर्ड जो स्ट्रक्चर है वो है एक 7 मेंबर रिंग का। ठीक है, इसको मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। एक 7 मेंबर रिंग है इस तरीके से और आपको इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से बनाना है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। ठीक है, तो इन सब का जो आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना है, कितने बनेंगे, और साथ में आपको रेजोनेंस हाइब्रिड भी बताना है। क्या बताना है बेटा, रेजोनेंस हाइब्रिड भी बताना है। ठीक है, एक और इसी में क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, 4th वाला। ठीक है, इसमें इस तरीके से है कि 2 रिंग्स का कोलैब हो रहा है। ठीक है, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जैसे नॉर्मल रेजोनेंस होता है वैसा ही करना है। ठीक है, बस आपको रिंग बढ़ा दी गई है तो आपको ऐसे डरना नहीं है, आप ट्राई करें, होगा, आंसर आएगा। ठीक है, एक और ले लीजिए जो थोड़ा सा ऊपर वाले से थोड़ा डिफरेंट है, ज्यादा तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है ये, इस तरीके से कि यहां पर पाई बॉन्ड और यहां पर पॉजिटिव चार्ज बना लो। तो इन सब का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो आप बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि क्या आप सही नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या हाइब्रिड तक पहुंच पा रहे हो या नहीं पहुंच पा रहे हो। ठीक है, एक टफ क्वेश्चन है, वो भी मैं यहीं पे दे देता हूँ। ठीक है, ट्राई करना, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया ये CH2+ आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास एक पूरी बेंजीन की रिंग बनी हुई है और यहाँ पर इस तरीके से CH2 है। ठीक है, तो इन सब का आपको बना के मुझे दिखाना है। ठीक है, अगले टर्न पे चलिए। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? होप कि आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पे इलस्ट्रेशन टाइप का ही लेता हूँ, छोटा सा पर अच्छा क्वेश्चन है, उसको हम लोग ट्राई करते हैं। तो मान लो कि हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर हमें दिखाया जा रहा है। ठीक है, कि यहाँ पर इस तरीके से बेंजीन लगा हुआ है और ऊपर हमारे पास लगा हुआ है NH3+। ठीक है, अब में से कहा गया कि आपको टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, तो मैं अब क्या करूंगा, इस पाई बॉन्ड को मैं बाहर ले जाऊंगा। ठीक है, और जैसे ही मैं पाई बॉन्ड को बाहर ले जाऊंगा तो यहां पर बन जाएगा N डबल बॉन्ड NH3 और यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, लेकिन ये स्ट्रक्चर ही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन कांट फॉर्म 5 बॉन्ड्स। ठीक है, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये गलत स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहां पर 5 बॉन्ड बन ही नहीं सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये जो स्ट्रक्चर आपने देखा है जहां पे नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या इसमें रेजोनेंस नहीं होगा? होगा, सिर्फ रिंग में होगा। कहां होगा बेटा? सिर्फ रिंग में होगा। जैसे इस तरह का रेजोनेंस जो बेंजीन दिखाता था, आपको याद है, उस तरह का रेजोनेंस आपको देखने को मिलेगा कि ये जो पाई बॉन्ड है इनकी पोजीशन बदल जाएगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये इस केस में अगर हम देखें तो रेजोनेंस जो है, ठीक है, इस केस में, ठीक है, इसको इलस्ट्रेशन के रूप में नोट कर लेना कि रेजोनेंस विद इन द रिंग ओनली, विद इन द रिंग ओनली। ठीक है, सिर्फ कहां हो रहा है बेटा? ये रिंग पे हो रहा है। ठीक है, रिंग के बाहर नहीं जा रहा, रिंग के बाहर ये नहीं जाएगा। ठीक है, रिंग के बाहर इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि अगर रिंग के बाहर चला गया, क्या हुआ बेटा? रिंग के बाहर अगर चला गया तो नाइट्रोजन को 5 बॉन्ड बनाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो रेजोनेंस होगा इस केस में वो सिर्फ और सिर्फ कहां हो रहा होगा बेटा? रिंग में हो रहा होगा।
और वो सिर्फ रिंग का ही पार्ट रह रहा होगा, रिंग के बाहर नहीं जा रहा होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था, एक रेजोनेंस का क्या कहते हैं कि आपको क्वेश्चन था, ठीक है, जिसमें आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनानी है। कई दफा क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि आपको 2-3 स्ट्रक्चर दे देंगे, ठीक है, और बोलेंगे कि बताओ, मान लो कि पहले वाले का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ए है, दूसरे वाले का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बी है, और तीसरे वाले का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सी है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और अब तुम्हें आंसर रिपोर्ट करना है ए प्लस बी प्लस सी। तो ये इंटीजर टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है, जहां पर आपको ए भी पता करना है, बी भी पता करना है और सी भी पता करना है, और तीनों को जोड़कर भी बताना है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं केस नंबर 2। पहला कंजुगेशन सिस्टम था पाई बॉन्ड विद क्या कहते हैं कार्बोकेटायन। दूसरा जो कॉन्जुगेशन सिस्टम है वो है डबल बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन विथ लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो केस नंबर 2 जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जहां पे हम कॉन्जुगेशन बनाना सीखेंगे, वो है डबल बॉन्ड या फिर हम कह सकते हैं क्या बेटा, पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन, ठीक है, डबल बॉन्ड और पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। पाई बॉन्ड इसलिए क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड भी कर सकते हैं, ठीक है, विद लोन पेयर, ठीक है, विद लोन पेयर और ठीक है नेगेटिव चार्ज। लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज एक जैसे ही ट्रीट किए जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि नेगेटिव चार्ज बेसिकली कब आता है, जब कार्बन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता है और वो लोन पेयर की तरह ही काम करता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं। चलिए तो देखो बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे चीज़ों के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, किस तरीके से होता है नेगेटिव चार्ज और पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन। अब दो चीजें समझना, ठीक है। सबसे पहली चीज, लोन पेयर और पाई बॉन्ड, इन दोनों में से ज्यादा मूव करने की टेंडेंसी किसकी रहेगी? लोन पेयर की। मैंने आपको 11th क्लास में भी बताया था कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर में, लोन पेयर खुला हुआ सांड है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बंधे हुए सांड है, ठीक है। तो बंधा हुआ जो सांड है वो कम तबाही मचाता है कंपेयर टू जो खुला हुआ सांड है, ठीक है। तो यहां पर आप उसको इसी तरीके से ट्रीट कर सकते हो कि यहां पर जो हमारा नेगेटिव या लोन पेयर है ये मूवमेंट इनिशिएट करता है, ठीक है, क्योंकि दोनों के पास इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर के पास भी इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड के पास भी इलेक्ट्रॉन है, पर मूवमेंट को इनिशिएट कौन करता है बेटा? डबल बॉन्ड नहीं करता, कौन करता है? लोन पेयर इनिशिएट करता है, क्योंकि वो ओपन इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो चलो एग्जांपल्स के साथ शुरुआत करता हूं। तो इसमें जैसे पहला एग्जांपल मैं ले लूं कि मान लो CH3 है, C है, डबल बॉन्ड O है और यहाँ पर O माइनस है, ठीक है। अब ये जो O माइनस है, ठीक है, ये जो O माइनस दिख रहा है, ये क्या करेगा बेटा? यहाँ पर आना चाहेगा, तो ये बॉन्ड टूटकर इधर जाएगा, क्योंकि ऑक्टेट रूल तो फॉलो होना है, ठीक है। तो यहाँ पर दो तरफ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो क्या बनेगा? एक इलेक्ट्रॉन देखो CH3 CO माइनस और इधर हमारा आ जाएगा डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब देखो अगर मैं ऑक्सीजन को नंबरिंग दे दूं कि 1 2 और 3, तो अगर मैं यहां पर भी नंबरिंग कर दूं 1 2 और 3, तो आप ध्यान से देखो जो नेगेटिव चार्ज था वो पहले 1 पर था और अब किस पे है बेटा? 3 पर है, ठीक है। तो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसके बन रहे हैं, और अगर मैं इसका हाइब्रिड बनाऊं तो मैं बनाऊंगा CH3 C। अब ध्यान से देखो यहां पर भी O है, यहां पर भी O है, और जो नेगेटिव चार्ज है वो दोनों में क्या हो रहा है बेटा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो इसके ऊपर भी डेल्टा माइनस और इसके ऊपर भी क्या आएगा? डेल्टा माइनस आएगा। और जो पाई बॉन्ड है वो यहां पर भी जा रहा है और यहां पर भी जा रहा है, तो वो इक्वली क्या हो जाएगा बेटा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर हमने यहां पर बनाई है ये क्या हो जाएगा बेटा? हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा? रेजोनेंस हाइब्रिड हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हमें यहाँ पर क्लियरली नजर आ रही है रेजोनेंस हाइब्रिड के फॉर्म में। कोई डाउट तो नहीं किसी को यहाँ तक? ठीक है। और भी नेगेटिव चार्जेस के साथ हम देखते हैं केसेस को, जैसे कार्बोनेट आयन में आपने देखा हुआ है, ठीक है। वो कार्बोनेट आयन वाला केस मैं यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो आपने बहुत दफा देखा हुआ है। तो दूसरे एग्जाम्पल में मैं एक दूसरे मॉलिक्यूल में ले रहा हूँ जहाँ पे लोन पेयर आ रहा है। नेगेटिव चार्ज तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अभी और भी एग्जाम्पल्स हैं, ऐसा नहीं कि यही हैं, ठीक है, बस एक एक पहले ले रहा हूँ दोनों के। तो ऑक्सीजन के ऊपर मान लो लोन पेयर और यहाँ पर हमारे पास क्या है बेटा? पाई बॉन्ड है, ठीक है। अब देखो इसका कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर बॉन्ड बनाने के लिए टेंड करें और ये मूव करके इधर वाले कार्बन के पास आ जाएं, ठीक है। तो मैं इसकी बस नंबरिंग कर देता हूँ, तो 1 2 3 4 5 6 और ये ऑक्सीजन हमारा 7th नंबर है। तो यहाँ पर आ जाएगा, O से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, और क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन गया है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? पॉजिटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है।
इस तरीके से दिखेगा। और यहाँ पर चूंकि इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आया है तो क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर दिखेगा। अभी भी तुम कंपेयर करके देखो, जो ओवरऑल चार्ज है वो दोनों में सेम है। अगर यहाँ पर भी मैं नेट चार्ज की बात करूँ तो वो जीरो है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल था। और यहाँ पर भी अगर मैं नेट चार्ज की बात करूँ तो वो जीरो है, क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, और दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे बेटा, कैंसिल कर देंगे। अब अगर मैं इन दोनों से रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊं तो रेजोनेंस हाइब्रिड में क्या होगा बेटा, बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर बनकर आएगा। ऑक्सीजन के पास एक बार कोई चार्ज नहीं है और एक बार पॉजिटिव है, इसका मतलब ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव आएगा। ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा बेटा, डेल्टा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ओवरऑल थोड़ा सा पॉजिटिव एक स्ट्रक्चर में उसके ऊपर आ रहा है, ठीक है। कार्बन के पास एक में कोई नहीं है, दूसरे वाले कार्बन की जो हम बात कर रहे हैं, और एक बार उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो यहां पर भी थोड़ा सा क्या आएगा बेटा, डेल्टा नेगेटिव आएगा। और जो पाई बॉन्ड है वो इस वाले ऑक्सीजन से लेकर यहां तक क्या कर रहा है बेटा, ट्रैवल कर रहा है। वो उस वाले ऑक्सीजन से लेकर यहां तक क्या कर रहा है बेटा, ट्रैवल कर रहा है। तो बेसिकली इस तरीके से हम उस स्ट्रक्चर को बनाकर दिखा सकते हैं। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर होगा, ये बेसिकली क्या कहा जाएगा बेटा, रेजोनेंस हाइब्रिड कहा जाएगा। ये स्ट्रक्चर हमारा क्या कहा जाएगा बेटा, रेजोनेंस हाइब्रिड कहा जाएगा। और ये जो यहाँ पर दो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रही हैं, दिस आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे बेटा, हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जब नेगेटिव या लोन पेयर रेजोनेंस करते हैं तो हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। और भी एग्जांपल लेते हैं तो और भी आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं एक नेगेटिव वाला पहले केस ले लेता हूं, और जिस आयन को, ये फेनॉल से ये आयन बनता है, इसलिए इसका नाम होता है फेनॉक्साइड आयन, ठीक है। इसका नाम क्या होता है बेटा, फेनॉक्साइड आयन, ठीक है, ये याद रखिएगा। दिस इज नोन एज फेनॉक्साइड आयन, ठीक है, फेनॉल से बना हुआ है। अब इसमें कैसे होता है रेजोनेंस वो समझो। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पे बॉन्ड बनाने को आता है, ये टूटकर इधर जाता है। तो अगर ये इस तरीके की मूवमेंट को शो करेगा तो ये हो जाएगा O, और डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये इस तरीके से आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके का केस आ जाएगा, पहला केस अगर हम बात करें। मैं ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूँ ताकि आपको क्लियरली नजर आए। उसके बाद फिर ये नेगेटिव चार्ज जो है ये मान लो आगे बॉन्ड बनाने के लिए टेंड करता है, और ये यहाँ से टूटता है, ठीक है। तो ये इस तरीके का एक अरेंजमेंट आएगा जहां पर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होगा बेटा, पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। फिर यहाँ से भी ये आगे जब मूव करेगा, ठीक है, आपको पता है किधर मूवमेंट होगी, मैं बार बार एरो बना के उसको और गंदा नहीं कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये यहाँ पर और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, डबल बॉन्ड O। अब यहाँ से एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई जा सकती है जब ये यहाँ पे बॉन्ड बनाने को टेंड करेगा, और वो बाहर वाला जो ऑक्सीजन है वो अपना बॉन्ड क्या करेगा बेटा, तोड़ेगा। जो बाहर वाला बॉन्ड है ऑक्सीजन का वो क्या करेगा, यहाँ पे तोड़ेगा, और यहाँ पर हमारे पास एक आ जाएगा पाई बॉन्ड, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब पहली स्ट्रक्चर और दूसरी स्ट्रक्चर को अगर हम कंपेयर करें तो ये सेम नहीं है, ठीक है, ये सेम नहीं है, क्योंकि पहले और दूसरे स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो जो पाई बॉन्ड की पोजीशन है वो चेंज हो चुकी है। जो पाई बॉन्ड की पोजीशन है वो क्या बेटा, चेंज हो चुकी है। तो ये दो डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो इसमें टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं बेटा, इसमें 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं बेटा, 5 टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसमें इस केस में हमें देखने को मिल रहे हैं। क्लियर है यहां तक। और अगर मैं इसका हाइब्रिड बनाऊं, इसका क्या बनाऊं बेटा, मैं हाइब्रिड बनाऊं, तो देखो कैसे हाइब्रिड बनेगा कि जो डबल बॉन्ड है वो सबके पास जा रहा है, ठीक है, इवन ऑक्सीजन के पास जा रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑक्सीजन है उससे लेकर आएगा, और ये सबके पास इक्वली क्या होता जाएगा बेटा, डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा, ठीक है। अब इक्वली होगा कि नहीं वो बाद में बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव चार्ज भी देखो तो पहले ऑक्सीजन के पास है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने डेल्टा माइनस कर दिया। सेकंड स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो सेकंड वाले कार्बन के पास है, तो यहाँ पर भी हमने डेल्टा माइनस कर दिया। फिर अगर हम देखें तो थर्ड स्ट्रक्चर में फोर्थ नंबर कार्बन के पास है, तो यहाँ पर भी डेल्टा माइनस कर दिया। और फोर्थ स्ट्रक्चर जो है वहां पर अगर देखें तो जो डेल्टा माइनस है वो सिक्स्थ कार्बन के पास भी है, ठीक है, तो वहां पर भी हमने डेल्टा माइनस कर दिया। तो ये जो हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर आ रहा है ये हमारा क्या होगा बेटा, रेजोनेंस हाइब्रिड होगा। ये जो स्ट्रक्चर हम देख पा रहे हैं ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, रेजोनेंस हाइब्रिड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड हमें नजर आएगा। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट तो नहीं है। यही कहानी जरा हम लोन पेयर के साथ भी करके देख लेते हैं, ठीक है। तो मान लो कि ये हमारे पास एक लोन पेयर आ रहा है,
कुछ इस तरीके से हम फेनॉल ले लेते हैं, ठीक है। बाहर हम जो रख रहे हैं वो क्या रख रहे हैं बेटा, हम यहाँ पर OH रख रहे हैं, ठीक है। इसको फेनॉल बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है बेटा, फेनॉल। इसी का जब H+ निकाल दिया जाता है तो जो बनता है उसको फेनोक्साइड आयन कहते हैं, ठीक है। अब इस केस में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज नहीं है, ठीक है। तो 2 लोन पेयर होंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो किस तरीके से यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, तो मान लो कि ये जो लोन पेयर हमें दिख रहा है ये यहाँ पर आ रहा है, तो ये टूटकर इधर आएगा, ठीक है। तो पहला जो स्ट्रक्चर बनेगा उसमें कुछ इस तरह की कहानी होगी कि यहाँ पर माइनस आ जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड OH और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। क्लियर है। फिर एक दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगा उसमें नेगेटिव चार्ज जो अब बन गया है, ठीक है, वो मूवमेंट करेगा। जो नेगेटिव चार्ज बन गया है वो क्या करेगा बेटा, मूवमेंट करेगा, यानी वो यहाँ पर बॉन्ड बनाने के लिए आएगा और ये टूटकर इधर आएगा। तो ये इस तरह की कहानी होगी। तो अब जो नेगेटिव चार्ज है उसकी वजह से यहाँ पे बॉन्ड आ गया होगा और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया होगा बेटा, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर होगा OH+। ओवरऑल चार्ज देखो अभी भी मेंटेन है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ठीक है। फिर नेगेटिव चार्ज मूव करेगा आगे वाले पाई बॉन्ड पे अटैक करके, ठीक है, वहां पे जाएगा तो यहाँ पर अब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ और यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा OH+, ठीक है। फिर नेगेटिव अटैक करेगा पाई बॉन्ड बनाने के लिए, और जब ये अब इधर अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड इसे तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड टूटेगा तो इस तरह के स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। देखिए जरा ध्यान से कि यहाँ पर पाई बॉन्ड होगा, यहाँ पर पाई बॉन्ड होगा, यहाँ पर पाई बॉन्ड होगा और यहाँ पर आ जाएगा OH। क्या आ जाएगा बेटा, OH, ठीक है। दोबारा न्यूट्रल बन गया। क्या पहली स्ट्रक्चर और पांचवी स्ट्रक्चर सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट स्ट्रक्चर है। डिफरेंट क्यों है, आप देख सकते हो जो पहला स्ट्रक्चर है उसमें पाई बॉन्ड की पोजीशन और जो फिफ्थ स्ट्रक्चर है उसमें पाई बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट है, ठीक है। तो टोटल कितने नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिले बेटा, हमारे पास 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं इनका हाइब्रिड बनाऊं, क्या बनाऊं बेटा, मैं इनका हाइब्रिड बनाऊं तो पाई बॉन्ड तो सब जगह घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पाई बॉन्ड जो है वो क्या हो रहा है बेटा, सब जगह घूम रहा है, यहां पर भी जा रहा है, यहां पर भी जा रहा है, ठीक है। बराबर भले ना जा रहा हो लेकिन जा रहा है। ऑक्सीजन के ऊपर 3 स्ट्रक्चर में पॉजिटिव है, तो ऑक्सीजन के ऊपर ओवरऑल जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है, अगर ऑक्सीजन के ऊपर की बात करें। लेकिन अगर कार्बन नंबरिंग कर देता हूं 1 2, ठीक है, 3, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है, तो सेकंड कार्बन पे देखो नेगेटिव चार्ज आया है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा कहीं ना कहीं डेल्टा माइनस आ रहा होगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बात करूं, ठीक है, ग्रुप नंबर 4 की, तो इसके ऊपर भी क्या आ रहा है बेटा, डेल्टा माइनस आ रहा है। इसी तरह अगर ग्रुप नंबर 6 की बात करें, कार्बन नंबर 6 की, तो वहां पर भी डेल्टा माइनस आ रहा है, ठीक है। तो इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं और इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो कुछ इस तरीके का दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके का हमें क्या दिखेगा बेटा, रेजोनेंस हाइब्रिड नजर आएगा। तो किस तरीके से आपके पास जब स्ट्रक्चर होती है, जब मॉलिक्यूल होता है, तो उससे रिलेट करके आप रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हो, होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आप लिख सकते हो, होमवर्क है ये भी, ठीक है, और ये आपको होमवर्क ईमानदारी से करना है। ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिड, ठीक है। क्या ड्रॉ करना है बेटा, टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और हाइब्रिड ड्रॉ करना है, और ये नेगेटिव और लोन पेयर वाले में से है, ठीक है। तो पहला जो स्ट्रक्चर आपको इसके अंदर दिया जा रहा है वो एक 5 मेंबर रिंग के अंदर नेगेटिव चार्ज का है, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन आपको इसमें दिया जा रहा है वो है एक 4 मेंबर रिंग है और यहाँ पर माइनस है, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या है बेटा, माइनस है, ठीक है। अच्छा, कई बच्चे आते हैं फिर वो कहते हैं कि सर आपने तो बताया था कि 4 मेंबर 3 मेंबर रिंग्स बहुत रेयर बनती हैं। हाँ बनती हैं रेयर, लेकिन ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस भी हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पाया जाता है। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको वो नहीं लगाना है। जब आपसे ये पूछा जाएगा कि विल इट एग्जिस्ट और नॉट, तब आपको वो दिमाग लगाना है, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए आपको वो दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। चलिए थर्ड एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि यहाँ पर ये डबल बॉन्ड O आ जाएगा, यहाँ पर पाई बॉन्ड, यहाँ पर नेगेटिव, ठीक है। इसका आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के बताने हैं, ठीक है। और भी क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे फोर्थ क्वेश्चन ले लीजिए। तो फोर्थ क्वेश्चन में मैं यहाँ पर ले लेता हूँ NH2। पिछला वाला केस याद है जहाँ पर हमने NH3 लिया था, वहाँ पे अंदर की तरफ जो रेजोनेंस था वो तो हो रहा था रिंग के अंदर, पर बाहर नहीं जा पा रहा था। चेक करना क्या इस केस में हो पाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना सकता है, 5वां बॉन्ड नहीं बना पाता नाइट्रोजन, ठीक है, रिमेंबर दैट। तो इसलिए इसमें आपको चेक करना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं किसी को,
ठीक है, चलो। और अगर बात करें एक और स्ट्रक्चर ले लो, ठीक है, थोड़ा कंट्रोवर्शियल स्ट्रक्चर लेते हैं, तो N यहाँ पर आ जाएगा O माइनस, ठीक है, और ये नाइट्रेट आयन का स्ट्रक्चर है, डबल बॉन्ड O, और इस नाइट्रोजन के पास प्लस होता है। बेसिकली कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, जैसे हम सिंपल बॉन्ड की तरह जब लिखते हैं तो उसको हम तोड़ देते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के बॉन्ड में, तो इसलिए हमें ऐसा ये नजर आता है। क्लियर है यहाँ तक? एक और दे देता हूँ, बाकी जो एक दो इलस्ट्रेशन बच जाएंगे वो मैं नेक्स्ट टर्न पे ले लूंगा। H2C डबल बॉन्ड CH बॉन्ड Cl, ठीक है। तो इन सब का आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है, इनके हाइब्रिड्स बनाने हैं। कुछ रह जाते हैं जो मैं अगले टर्न पे करा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और उसके बाद फिर हम लोग बातचीत करेंगे केस नंबर 3 की, जो कि हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट टर्न पे। आज के लिए बस इतना ही। अच्छे से करिए, होमवर्क करते रहिए, ताकि आपको ये टॉपिक रिवाइज होता रहे और आपको ये टॉपिक बनने भी लग जाए। ठीक है, तो दैट्स इनफ फॉर टुडे।